पूर्वांचल अग्नि न्यूज के खास कार्यक्रम हमारे नेताजी में। आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं गोरखपुर जनपद से सहजनवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक शीतल पांडे जी। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और सर, बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे चौरी चौरा महोत्सव को, शताब्दी महोत्सव को लेकर के जिस प्रकार से आयोजन हो रहा था, अगर हम पहले की बात करें, क्योंकि चौरी चौरा आंदोलन की अगर हम बात कर ले, चाहे कांड की बात कर ले, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और लेकिन इसके पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं, चाहे वह शहीद स्थल को लेकर के बात हो, चाहे वह सम्मान नहीं मिल पाया। लेकिन जब आज योगी जी की सरकार है तो स्वयं आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी संबोधित किया, योगी जी ने भी कार्यक्रम स्थल पर। किस नर से इस कार्यक्रम को आप देखते हैं विधायक के तौर पे? चौरी चौरा कांड शताब्दी समारोह पूरे उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। और आज चौरी चौरा में और डोहरिया कला सहजनवा में शहीद स्थल पर शहीदों के प्रति सन्मान किया गया, पुष्प अर्पित किया गया। किसी भी देश की युवा पीढ़ी तब तक संघर्ष के पथ पर नहीं अग्रसित होगी जब तक उस देश की युवा पीढ़ी को उस देश के स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष का इतिहास बताया नहीं जाएगा। और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक लंबा इतिहास है। इसमें ले ली आज़ादी बिना खड्ग और ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये एक पार्ट है। लेकिन इसमें कुर्बानी हुई है, बलिदान हुआ है, त्याग हुआ है। इसमें नौजवानों की बर्बादी हुई है। और नौजवान उस समय फांसी के फंदे पर अपने आप चूम लिए, फांसी के फंदे को। एक जज्बा था, एक उमंग था, एक जोश था आज़ादी के दीवानों को। और गुलाम का जीवन कोई जीवन नहीं होता, बड़ा नारकी जीवन होता है। अंग्रेज हमारे यहाँ 200 वर्ष तक शासन किए और देश को गुलाम बनाए। देश की संस्कृति, देश की सभ्यता, देश के संस्कार को, देश की शिक्षा को, जो विश्व में एक स्थान हमारे देश का था, उसको मिटाने की बहुत कोशिश की। अपने यहाँ के संस्कृत और कार्य प्रणाली को थोपने की कोशिश किए। यहाँ अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इसलिए हमारी संस्कृत और आदि हुई है। और नौजवान उस समय फांसी के फंदे पर अपने आप चूम लिए, फांसी के फंदे को। एक जज्बा था, एक उमंग था, एक जोश था आज़ादी के दीवानों को। और गुलाम का जीवन कोई जीवन नहीं होता, बड़ा नारकी जीवन होता है। अंग्रेज हमारे यहाँ 200 वर्ष तक शासन किए और देश को गुलाम बनाए। देश की संस्कृति, देश की सभ्यता, देश के संस्कार को, देश की शिक्षा को, जो विश्व में एक स्थान हमारे देश का था, उसको मिटाने की बहुत कोशिश की। अपने यहाँ के संस्कृत और कार्य प्रणाली को थोपने की कोशिश किए। यहाँ अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इसलिए हमारी संस्कृत और हमारी हिंदी भाषा को
नीचे दबाया गया ताकि अंग्रेजी पढ़ करके यहाँ के नौजवान क्लर्क बन सकें। और अंग्रेज तो क्लर्क बनने आएगा नहीं। उनकी मंशा लॉर्ड मैकाले की ये थी कि केवल क्लर्क बनाया जाए यहाँ के लोगों को अंग्रेजी सिखा करके, और अंग्रेजी मानसिकता से ओतप्रोत किया जाए। तो आज का जो चौरी चौरा कांड शताब्दी समारोह हुआ, देश के शहीदों के प्रति सम्मान का सूचक है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो शहीद समारोह आज मनाया जा रहा है, चौरी चौरा शताब्दी समारोह, और युवाओं को जागरूक करने के लिए एक अच्छा संदेश प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे, चूँकि सहजनवा से, विधानसभा से आप विधायक हैं, और जब आज योगी जी की सरकार, क्योंकि सहजनवा का अधिकतर हिस्सा गीडा में भी आता है, अगर हम गीडा की बात करें तो अब तक की सरकारों में वह विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। लेकिन जब आप योगी जी, क्योंकि योगी जी खुद गोरखपुर से गृह जनपद रहा है उनका, तो काफ़ी प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। एक विधायक के तौर पे आप क्या देखते हैं, और भी क्या बदलाव होना चाहिए गीडा में, जिससे विकास की जो रफ्तार है वो तेज हो सके? देखिए, गीडा की स्थापना 1991 में कल्याण सिंह जी 5 करोड़ रुपया ला करके फंड स्थापित किए और गीडा की फंड स्थापित किए और गीडा की स्थापना किए। गीडा को ले आने का मतलब ये था कि नोएडा के तर्ज पर गीडा को भी बनाया जाए, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ का विकास किया जाए। लेकिन जो उस समय की सरकारें थीं, कल्याण सिंह की सरकार जाने के बाद उन्होंने वह रुचि नहीं दिखाया कि गीडा को मजबूत किया जाए। गीडा को बचपन में ही सुखंडी रोग लग गया। जिस औद्योगिक विकास की भावना को लेके गीडा की स्थापना की गई थी, वह उस उद्देश्य से यहाँ गीडा में उद्योग नहीं लगे। क्यों? किसी भी उद्योग को पनपने, फूलने, फलने के लिए कुछ आवश्यक बुनियादी सुविधाएं जरूरी हैं, जैसे पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, सड़क की सुविधा हो, और ऑफिस में इजी गोइंग हो। कोई भी फाइल उनको उनकी रुके नहीं। जब इजी गोइंग मामला रहता है तो उद्योग आगे बढ़ते हैं और रॉ मटेरियल की उपलब्धता हो। गीडा में उद्यमी उद्योग लगाने की कोशिश किए, लेकिन उनकी गति वो नहीं पकड़ी जैसे जो नोएडा की होती है। क्यों? कि यहाँ रॉ मटेरियल की कमी थी, और यहाँ जिस उद्देश्य से यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने के लिए गीडा की स्थापना हुई, वहाँ उनकी ट्रेनिंग नहीं था, प्रशिक्षण नहीं था। रोजगार देने के लिए गीडा की स्थापना हुई, वहाँ उनकी ट्रेनिंग नहीं था, प्रशिक्षण नहीं था। एक एकेडमिक शहर है गोरखपुर, जैसे चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, ये इंडस्ट्रियल सिटी है। अब गोरखपुर एकेडमिक सिटी है, फाइल की सिटी है। यहाँ डिग्री मिल सकती है, काम नहीं मिल सकता है। तो गोरखपुर में एक केवल एकेडमिक मतलब समझ रहे, शिक्षा का क्षेत्र, पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र। लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ उद्योग भी चाहिए, वर्क भी चाहिए। ऐसी संभावना नहीं हुई। आज जोगी जी पुनः आए हैं और इनकी दृष्टि साफ है।
इनका एक विजन है कि विकास कैसे होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बुनियादी सुविधाएं होंगे। और उद्योग, यहाँ के उद्यमियों की बैठक भी हुई। यहाँ के उद्यमी उद्योग तो लगाना चाहते हैं, लेकिन जब उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो इकाई तो लगा देते हैं, लेकिन उस पूर्ण नहीं हो पाती है। मतलब एक तरीके से हम समझे कि जो मूलभूत उद्योग लगाने के लिए जो सुविधाएं हैं उसकी कमी यहाँ पे थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन अब योगी जी की सरकार आने के बाद ये सारी परेशानियां दूर हो रही हैं। इससे उद्योगपति उद्योग लगाने में रुचि ले रहे हैं। और गीडा में आज उद्योग जगत प्रगति पे है। और अभी योगी जी ने जो वहाँ सम्मेलन किया था लखनऊ में, उद्योगों से संबंधित कितना करोड़ का, 1000 करोड़ का उन्होंने एमयू बताया था कि उसके वजह से गीडा को भी कुछ उत्साहजनक शक्ति मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो एमयू साइन हुई थी वह अब धीरे धीरे योगी सरकार आने के बाद गीडा में धीरे धीरे विकास की जो रफ्तार है वह तेज हो रही है। यहाँ के उद्योगपतियों ने गोरखपुर के ही 60,000 आश्वासन दिया। कई सारी कंपनियां इंटरेस्टेड हुई हैं इधर। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी वित्त मंत्री जी ने कुछ ही हाल ही दिनों दो तीन दिन पूर्व बजट पेश किया था। विपक्षी दल जो हैं वह कह रहे हैं कि बजट काफ़ी निराशाजनक है। आप एक विधायक के तौर पे इस बजट को कैसे देखते हैं? यूपी को इसको क्या फ़ायदा मिलने वाला इस बजट से? देखिए, किसी भी सरकार का जो बजट होता है उस सरकार का आईना होता है। उसमें आप सरकार का चेहरा देख सकते हैं कि उसका चरित्र क्या है, उसका स्वभाव क्या है। बजट पेश करने पर ही सरकार का मालूम हो जाता है। जो हमारी सरकार ने बजट पेश किया है इसमें गरीब, किसान, मजदूर, खेती, उद्योग सबके लिए प्रगति का रास्ता आगे बढ़े, सबके लिए कोशिश की गई है। और यह बजट संपूर्ण बजट है। इससे नौजवान को भी फायदा होगा, शिक्षा क्षेत्र में भी होगा, उद्योग क्षेत्र में भी होगा, खेती में भी दुगना आय बढ़ाने के लिए इस बजट में वो भी उपाय किया गया है। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि कोरोना महामारी के बाद जो ये बजट आया है कहीं ना कहीं जनता के हक में होगा। हम बात करते हैं चुनाव को लेकर के। हाल ही कुछ महीनों बाद पंचायत चुनाव है होने वाले। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो पूरे दमखम के साथ वो पंचायत चुनाव में भी इस बार देखने को मिल रहा है, उतर रही है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन किए जा रहे हैं, बैठकें की जा रही हैं। पहले ऐसा नहीं होता था भारतीय जनता पार्टी में। क्या वजह है कि अब आप लोग पंचायत चुनाव में भी उतर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी ग्रास रूट की पार्टी है। हमारी ग्राम इकाई है, सख्त केंद्र इकाई जिसको न्याय पंचायत कहते हैं, वो इकाई है, ब्लॉक इकाई है और जिला इकाई है। हम गांव इकाई से शुरू करते हैं। तो जो हम ग्राम पंचायतों का चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, अभी कर्नाटक और अन्य प्रदेशों में ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी सफलता मिली। तो हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव हैं, हमारे कार्यकर्ता टोले हैं। राष्ट्रवाद की का जो औषधि है, उनको जो ऑक्सीजन है, उनकी रगों में संचार हो रहा है। और आज जो नेतृत्व मिल रहा है, देखिए, नेता, नीति और नियत। नेता जो मोदी जी हैं, जिनका विजन साफ है, जिनका वर्किंग साफ है, जिनका रास्ता साफ है, कि वर्किंग कल्चर के हैं, वो कुछ न कुछ रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। जैसे मनमोहन सिंह के ज़माने में उनको डिसीजन लेने की क्षमता नहीं थी, लेकिन मोदी जी में हर डिसीजन लेने की क्षमता है और हर
उत्तर देने की क्षमता है। तो मोदी जी एक दृढ़ प्रतिज्ञ नेता हैं। आज विश्व उनके तरफ देख रहा है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो अन्य विश्व के अन्य देश हमसे विमुख हो रहे थे, हमारे यहाँ से अपना संबंध तोड़ रहे थे। लेकिन मोदी जी के आने से चाहे अमेरिका हो, चाहे रसा हो, चाहे अन्य देश हो, चाहे एशिया के देश हो, चाहे यूरोप के देश हो, सबने संबंध बनाने की कोशिश किया है। उनको मालूम है कि इनमें नेतृत्व की क्षमता है। तो नेता और हमारी नीति जो है समता मूलक है, सबका साथ सबका विकास है। गरीब जो अंतिम व्यक्ति समाज का है उसके आगे बढ़ाने के लिए हमारी नीति है। नेता और नीति हो गया, और नियत, नेता भी अच्छा हो, नीति भी अच्छी हो। अगर नियत आपकी नहीं ठीक है, आपकी नियत न होती तो आप हमसे प्रश्न नहीं पूछते। मेरी नियत न होती तो हम आपको कहते नहीं जाइए इसमें हम थके हैं। तो नियत भी हमारी अच्छी है। तो नेता, नीति और नियत संयोग से भारतीय जनता पार्टी के तीनों अच्छे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी अगले 10 साल तक इसको कोई हिलाने डुलाने वाला नहीं है। अगर इस पूरे चीज़ों को हम ये कहें कि प्रधान से लेकर पीएम भी भारतीय जनता पार्टी का हो तो ये गलत नहीं होगा। हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कृषि कानून को लेकर के। हाय तौबा मचा हुआ है पूरे देश में कृषि कानून को लेकर के। कल जिस प्रकार से अगर हम बात करें राकेश टिकैत ने, आप देखें हरियाणा के जिंद में उन्होंने महापंचायत, तो वहाँ पर बोला काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ जुटी थी। आखिर भारतीय जनता पार्टी कहाँ पीछे रह जा रही है जो किसानों को नहीं समझा पा रही है? 26 जनवरी का भी घटनाक्रम आपने देखा कहीं ना कहीं, तो किस नज़र से आप देख रहे हैं? आप किसान की परिभाषा क्या जानते हैं? एक किसान होता है जो अपने खेत में प्रोडक्शन करता है, खेत में पैदा करता है, मार्केट में जाके बेचता है। एक किसान बिचौलिया होता है जो गरीब किसानों को अपने यहाँ लेकर के अधिक दाम पर, ये जो किसान आंदोलन ये में भ्रम है, किसानों के मन में भ्रम पैदा किया जा रहा है। ये जो बिचौलिए हैं, आढ़तिए हैं, और ये किसानों का कम दाम पर अधिक सामान लेते थे और औने पौने दाम पर इनको लागत देते थे और इनका सारा सामान कम दाम पर लेते थे, इनका शोषण करते थे। तो आज जो है किसान आंदोलन उन दो लोगों द्वारा चलाया जा रहा है जो बिचौलिए हैं, जो किसानों का ही शोषण करते हैं। ये किसान नहीं है। जैसे जो गांव का गरीब, कहीं ना कहीं किसानों के शोषण करने वाले लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए और किसानों का कंधा यूज कर रहे हैं। किसान आंदोलन के नाम पर भ्रम पैदा कर रहे हैं, किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, भ्रम कर रहे हैं। ये किसानों के लिए नहीं काम कर रहे हैं, अपने स्वभाव को, अपने काम काज को मजबूती देने के लिए कर रहे हैं। ये किसानों के लिए नहीं काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र में पिपरौली ग्राम है एक, गीडा से वो भी एक तरीके से सटा हुआ है। काफ़ी दिनों से मांग हो रही है कि उसको नगर पंचायत बना जाए। एक विधायक के तौर पर इस मांग को कितना जायज़ मानते हैं आपने, और उसके कार्यान्वयन के लिए क्या प्रयास आपके द्वारा किए गए? ऐसा है, आपको याद होगा कि पिछली बार जोगी जी सहजनवा में आए थे। मैं ही एक हूँ जो पिपरौली को नगर पंचायत बनाने के लिए मांग किया था मंच से। याद है नहीं आप लोग? मैंने मांग किया था। पिपरौली में वो सारी सुविधाएं हैं जो एक नगर पंचायत में होनी चाहिए। जैसे आबादी भी ठीक है, आमदनी भी ठीक है, संख्या भी ठीक है। और पिपरौली हिस्टोरिकल मार्केट है जहाँ बर्तन, पीतल तांबे के बर्तन बम्बई और कलकत्ता के लोग आज भी खरीदने आते हैं, फूल का बर्तन आज भी खरीदने आते हैं। तो पिपरौली तो एक हिस्टोरिकल मार्केट है
यहाँ गीडा के बगल में है, इसको नगर पंचायत होना चाहिए और पिपरौली को तो औद्योगिक नगर के रूप में बनाना चाहिए, क्योंकि गीडा के बगल में है, यहाँ बर्तन उद्योग अब तो वस्त्र को लेकर के भी, अगर रेडीमेड गारमेंट के लेकर भी वो ओडीओपी में भी इसका चयन किया गया है। गोरखपुर का नहीं, पिपरौली में भी गारमेंट्स को लेकर भी एक अच्छा मार्केट हो रहा है और ओडीओपी में उसका भी कई सारे तो चयन किया है। ये तो हमारे लिए खुशखबरी है और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो कारीगर हैं, हुनर जिनमें है, उसके लिए वो है। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने जो कौशल विकास योजना चला करके जो हमारे कारीगर थे, बढ़ई थे, लोहार थे, कुम्हार थे, जो उनकी परंपरागत चीज़ अपनी बनाते थे, आज उनके हुनर को आगे बढ़ाने के लिए ये कौशल विकास योजना मोदी जी की ड्रीम स्वप्न है। और आज जो हो रहा है, उनको टूल्स दिए जा रहे हैं, बढ़ई को, लोहार को, कुम्हार को। और पहले तो परंपरागत बनाते थे, खुरपी बनाते थे, घासुआ बनाते थे, मिट्टी का बर्तन बनाते थे, आमदनी नहीं होती थी। आज उसको बनाएंगे और मार्केट मिलेगी, मार्केट में बेचेंगे तो आमदनी होगी, तो उसकी क्वालिटी भी ठीक होगी और क्वांटिटी भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हम समय दिया। तो ये है हमारे नेताजी के इस कार्यक्रम में होगी, तो उसकी क्वालिटी भी ठीक होगी और क्वांटिटी भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हम समय दिया। तो ये है हमारे नेताजी के इस कार्यक्रम में गोरखपुर जनपद के सजनवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक शीतल पांडे जी। अगले हफ्ते फिर एक नए चेहरे से आपको रूबरू कराएंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।